हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे और आप घर पर अच्छी से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हम आपका चल रहा था वास्तविक संख्या के बारे में हम देख रहे थे। तो वास्तविक संख्या में हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन हमने क्या क्या देख लिया था? क्वेश्चन नंबर एक देख लिया था, ठीक है, और दो भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो कर लिए थे हम, और आज हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके ये सामने है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमारा ये क्या है? पहला क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या पहले, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है 12, 15 और 21 का क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो करिए आप, 2 छंग 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये क्या हमारा बचा? 3 एकन्नम 3। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है? 2 है, 2 2 बार आया है, तो 2 की पावर लग जाएगा, 2 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 पावर मान लीजिए आप चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है? अब लिखना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, आप 15 का खंड कर लीजिए। तो 15 का अगर आप करेंगे तो 15 का आप देखिए, 3 से काटिए, 3 पचे 15, और ये 5 का नाम 5। तो हमारा क्या आ गया? 3 गुणे 5 आ गया। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड मालूम हो गया। अब आप 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो 21 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 21 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, और ये 7 का नाम 7। तो क्या आ गया? 3 गुणे 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हमको क्या निकालना है? इसका मासा और लासा निकालना है, अर्थात एचसीएफ की बातें कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखते हैं मासा। क्या देखेंगे? मासा देखेंगे। तो मासा हम देख रहे हैं, अर्थात एचसीएफ की बातें करें तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था? मासा में हमने ये बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, अर्थात 12 के अभाज्य गुणनखंड में, 15 के अभाज्य गुणनखंड में और 21 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा कॉमन है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे है, पर 15 का अभाज्य गुणनखंड में 2 तो नहीं है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 नहीं, अर्थात ये कॉमन हमारा नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं 3 जो हमारा है, 3 12 के अभाज्य गुणनखंड में है, और 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है। तो ये हमारा 3 क्या हुआ? कॉमन हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। पावर की बात करें, अब पावर की बात करें तो पावर इसमें देख रहे हैं, 3 का पावर इसमें भी 1 है, 3 का पावर इसमें भी 1 है, 3 का पावर इसमें 1 भी है। तो इसमें छोटा बड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही उतर जाएगा, 3 का पावर 1 ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा मासा निकल के आ गया, और कोई कॉमन है नहीं। अब हम देखेंगे लासा। क्या देखेंगे? लासा की बात करें, अर्थात एलसीएम की बात करें, तो हमारा लासा क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन वाला लिख लेंगे।
तो कॉमन वाला सिर्फ पावर में देखना है तो ज़्यादा कम इसमें है नहीं, तो सिर्फ एक ही पावर है तो हम 3 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन नहीं है, क्या क्या कॉमन नहीं है, 2 का पावर 2 ये भी हमारा कॉमन नहीं था, ठीक है। उसके बाद 5 भी हमारा कॉमन नहीं था, और उसके बाद 7 भी हमारा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब ये 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, ये 5 गुणे 7, तो 3 चौ 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना होता है 420 होगा, ठीक है। तो ये हमारा लासा निकल के आ गया और ये हमारा क्या निकल के आ गया, मासा, ठीक है। ये बातें आपको शायद समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको पूछ रहा है कि 17 और 23 और 29 का आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है। तो 17 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं कि 17 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है गुणनखंड, तो 17 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप 17 का खंड करेंगे तो 17 से ही कटेगा, ठीक है। ये क्या होगा 17 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। और 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 का अभाज्य भी गुणनखंड हम देखेंगे तो इसका भी खंड नहीं होगा। आप 23 का भी खंड करेंगे तो 23 किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 23 से ही कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा 23 ही आ जाएगा। इसी अनुसार आपका 29 भी, 29 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, ठीक है, 29 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये भी क्या आ जाएगा 29 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमसे इसमें निकालना है क्या है, मासा निकालना है, अर्थात हम एचसीएफ की बातें कर रहे हैं। क्या एचसीएफ, ये हम मासा जब निकालेंगे तो मासा में हमने क्या बताया था, जो कॉमन हो तीनों में, तो तीनों में देख रहे हैं कि कॉमन नहीं है, ठीक है, तीनों में कॉमन नहीं है, अर्थात इसका मासा क्या होगा तब, तो आप जान लीजिए जब तीनों में कॉमन ना हो उसका मासा सदैव एक होता है, उसका मासा क्या होता है एक होता है। जो कॉमन नहीं मिलता उसका मासा क्या होगा एक होगा। ये बातें आपको याद रखना है। एक कैसे आता है, अगर हम 17 में 1 का गुणा करेंगे तो कोई गलती किए नहीं किए, 23 में 1 का गुणा कर देंगे तो कोई गलती किए नहीं करेंगे, 29 में 1 का गुणा अगर लिख दें तो कोई गलती हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अगर 29 में 1 का गुणा करेंगे तो 29 आएगा, 23 में 1 का गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा, और 17 में 1 का गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या एक एक कॉमन दिख रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, एक कॉमन हो गया, तो वही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसमें अगर कॉमन ना मिले तो उसका मासा सदैव क्या होता है, एक होता है। अब आप देखिए इसका लासा क्या होगा, लासा आपको देखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन है तो आप 1 लिख लेंगे, ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, और आपका 29 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 17 3 51 हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 5 कितना हो जाएगा 39, 391 गुणे 29। अब 391 में 29 का आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर लीजिए। तो 9 9 9 का 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 3 27, 27 8 कितना होता है 35 होता है, ठीक है। और 2 कम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 1 7। तो टोटल आपका क्या निकल कर आएगा, 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11। यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 11 33 9। ये आपका लासा निकल के आएगा और ये आपका मासा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 8 9 25 का लासा बता दीजिए और मासा बता दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 8 का अभाज्य
गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? हम देख रहे हैं कि 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकन्नम 2। तो 2 कितनी बार आ गया है? 2 3 बार आ गया है, तो 2 की पावर 3 हम लिख देंगे। ठीक है। और 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 9 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 9 को देखिए, काटिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 एकन्नम 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2। ठीक है। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 25 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे गुणनखंड। तो 25 का अगर आप गुणनखंड करिए तो ये क्या हो जाएगा? 5 25 और ये 5 का नम 5, ये क्या आ गया? 5 की पावर 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं अगर इसका मासा हम निकालेंगे, मासा बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है। इसमें क्या कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं कॉमन दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 का गुणा है, तो हम क्या लिख लेंगे? जहाँ पे कोई कॉमन न दिखे उसका मासा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। और लासा क्या होगा? लासा उसका हो जाएगा, तीनों का गुणा कर देंगे तो हमारा लासा निकल के चला आता है। ठीक है। जब जिसका कॉमन नहीं मिले उसका क्या करते हैं? उसका मासा 1 हो जाता है और इन तीनों को गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा लासा निकल के आ जाता है। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, अर्थात कह सकते हैं 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 अट्ठे 200 और 200 में 9 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 1800 आ जाएगा। ठीक है। तो 1800 हमारा क्या आ गया? लासा आ गया। और हमारा मासा कितना आ गया? 1 आ गया। दोस्तों ये बातें आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है। और हम देखते हैं, एक चीज़ आपको नोट में मैं लिखा दूं और नोट में इसे याद रखिएगा। नोट में हम एक चीज़ें आपको याद रखना है। मैं आपको ये चीज़ लिखा दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, बस ध्यान में रखना है और कभी कभी काम में आता है। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नोट में आप लिख लीजिए, नोट। नोट क्या है? अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव, अभाज्य संख्याओं का मासा, अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है सदैव, सदैव क्या होगा? सदैव 1 होगा। ठीक है। सदैव 1 होता है। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है। और दूसरी बातें आपका क्या लिखना है? दूसरी बातें ये लिखना है, अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, अभाज्य संख्याओं का लासा, अभाज्य संख्याओं का जो लासा होगा सदैव दी गई संख्या का गुणनफल होता है। गुणनफल होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है। अभी हमने ये जो क्वेश्चन कराया है, ये देखिए सारे अभाज्य संख्या थे। दूसरे वाले में 17 भी अभाज्य है, ठीक है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। तो इन तीनों का हम देखें, क्या देखें? इसका हमने मासा देखा था, क्या मासा हमने देखा था 1, और लासा हमारा क्या हो जाता? लासा इन तीनों का गुणा हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ये बातें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि HCF जो है, HCF 306 और 657 वाली संख्या का 9 दिया है। हम इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? 306 और 657 का जो मासा दिया है, हमारा 9 मालूम है।
ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 306 और 657 का आप लासा बता दीजिए। क्या लासा बता दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं कि दो संख्या हमें मालूम है। क्या? दो संख्या हमें मालूम है। पहली वाली संख्या हमें मालूम है 306 और दूसरी वाली संख्या हमें क्या मालूम है? 657 मालूम है। और इन दोनों का जो हमें लासा मासा दिया है, अर्थात मासा की बात करें अर्थात HCF जो हमें दिया है, क्या दिया है? HCF हमें 9 मालूम है। तो आप क्या बताएं, क्या आप लासा नहीं निकाल सकते हैं? लासा आराम से आप निकाल सकते हैं। आपसे लासा पूछ रहा है, ठीक है। यही बातें तो कहा है ना कि HCF 306 657 का क्या दिया है? 9 दिया है HCF। और पहली संख्या हमको ये मालूम है और दूसरी संख्या ये मालूम है, तो हमसे लासा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इन दोनों का लासा आप बता दीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम आपको फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मासा गुणे लासा के बराबर होता है, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होती है मासा गुणे लासा के बराबर होता है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई? 306 है और दूसरी संख्या क्या है? 657 है। और मासा हमारा कितना मालूम है? 9 मालूम है और हमें लासा निकालना है, ठीक है। तो आप लासा निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 306 अपनी जगह गुणे 657, अब बटे में क्या आ जाएगा? ये 9 नीचे आ जाएगा। 9 नीचे आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? लासा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप काट लीजिए। हम देख रहे हैं कि 9 का 9, ये 9 सते क्या होगा? 63 और 9 त्रिक 27, ये 73 से कट गया। तो हमारा क्या आ गया? 306 गुणे 73 आ गया बराबर लासा आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसका अगर आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा टोटल 22 33 8। ये आप गुणा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको हल करना है, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये आपके लिए मान लीजिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले आप जानिए। प्राकृतिक संख्या हमने आपको शुरू में ही बताया था। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 होती है, अनंत तक होता है, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक होता है, वो प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो हम उसी अनुसार अब देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखिए n बराबर क्या कहा है? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए 2 3 और ये लास्ट तक अनंत तक होती है। इतनी बातें आप जानते हैं। अगर हम 6 का पावर n दिया है, यहाँ पे दिया है ना 6 पावर n, अगर 6 का पावर 1 करेंगे तो इसका क्या मान आएगा? 6 आएगा। 6 पावर अगर 2 कर दें, घात 2 लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा? 6 छंग 36 आ जाएगा। 6 की पावर 3 कर दे तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। अर्थात 6 का पावर 4 भी करेंगे तो भी हमारा इकाई का अंक, हम देख रहे हैं एक बात, इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो आगे भी अगर 6 की पावर 4 करेंगे, 6 की पावर 5 करें, कुछ भी कर लेंगे तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा कि क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? नहीं, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हम देखना है यहाँ पे हल में आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 पावर n, अगर इसका 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 अर्थात अभाज्य करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड होगा 6 का पावर n, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 हैं, अर्थात 2 3 है, ठीक है। जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनफल में 6 के अभाज्य गुणनफल में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 व 5 होना चाहिए। ये बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। जब हमारा इन अभाज्य गुणनखंड में अभी 2 3 था, क्या है, 2 3 है। अगर इसमें हमारा ये 2 और 5 होता इस अभाज्य गुणनखंड में, तो हमारा देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये 0 इकाई अंक जरूर आ जाता। तो 0 पर ये संख्या समाप्त होती। अर्थात हम कह सकते हैं जिस भी अभाज्य गुणनखंड में अगर ये दोनों संख्याएं 2 और 5 है, तो मान के चलिए उसका इकाई अंक सदैव 0 ही आएगा। क्या आएगा? सदैव 0 आएगा, ठीक है। तो अगर 2 व 5 होना चाहिए, अगर ये 2 5 होता तो हमारा क्या हो जाता, ये 0 पर समाप्त हो जाती। अतः तो क्या लिखेंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n का मान जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इतनी बातें आपको लिखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया, देखिए 6 का पावर 1 लिखेंगे, 6 पावर 2 लिखेंगे, 6 पावर 3 लिखें, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। कभी भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतनी बातें आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर हम 7 भाज्य संख्या, पहले जानिए कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। हमने आपको बताया था भाज्य संख्या उसे कहते हैं, 2 बातें आपको बताया था हम भाज्य संख्या के बारे में। वह संख्या क्या बताया था? वह संख्या जो स्वयं से एक से तथा अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एक से भी विभाजित हो और वह स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य से भी विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य में क्या बताया था
एक से विभाजित हो और वह स्वयं से विभाजित हो, अन्य से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या हो जाती थी। और भाज्य में हमने बताया था कि स्वयं से भी विभाजित होगी, एक से विभाजित होगी और अन्य से भी विभाजित होगी। जब अन्य से विभाजित हो जाएगी तो हमारी भाज्य संख्या कहलाती थी, अगर अन्य से विभाजित नहीं होती थी तो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती थी। इतनी बातें आप समझ गए, ये हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखा है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेते हैं। 13 का अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे 13 क्या करेंगे, अपनी जगह रहेगा, 11 सते 77 प्लस 1। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 13 गुणे 77 1 78। तो आप बताइए क्या इस संख्या में, ये संख्या में ये एक से भी विभाजित होगी ये संख्या दोनों? ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर 78 ही देखिए, 78 क्या करेगी, स्वयं से विभाजित होगी, एक से विभाजित हो रही है और अन्य से भी विभाजित हो रही है। हम देख रहे हैं 13 तो नहीं, लेकिन 78 जो है, 78 में देखिए ये 2 से विभाजित हो जा रही है, 2 तिहाई 6 2 9 18 हम देख रहे हैं। 3 से भी विभाग कट जा रही है, 3 त्रिक का नाम 3 त्रिक का 9, तो इसके कई गुणनखंड हो जाएंगे। भाज्य संख्या में हम एक बार और बताए थे कि जिसका गुणनखंड मतलब गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, ये भी भाज्य संख्या का एक होता है एग्जाम्पल, कि जो होता है गुणनखंडों की संख्या 3 से अधिक हो। तो इन अगर हम गुणनखंड करेंगे, 13 गुणे 78 है, तो 78 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 3 संख्या से ज़्यादा आ जाएगी, मतलब एक से भी कटेगा, अन्य से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह संख्या जो स्वयं से एक से तथा अन्य संख्या से विभाजित है। अतः क्या कह सकते हैं, अतः ये भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। बस इतनी बातें आपको लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ये भी देख लेते, क्या है, 7 दिया है आपको, क्या दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ पे हम अगर 5 कॉमन ले लेते तो हम देख रहे हैं क्या बच रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपनी जगह रहता। ठीक है। इसका अगर आप गुणा करते तो क्या करते, गुणा कर लीजिए, गुणा करते तो 2 तिहाई 6 को 24, 24 छक्का कितना होता है, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 7 42, 24 में 42 का गुणा कर लेते, 24 में 42 का आप गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9। तो हम देख रहे हैं कि 6 4 10 9 1 10, 1008 आ जाता। ये कितना आ जाता, 1008 आ जाता प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 5 गुणे 1000 ये 9 हो जाता। ठीक है। तो 1009 हो जाता। अब ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 5 है। ठीक है। अब 1009 है, अब इसका आप खंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर इसका खंड हो जाएगा तो हम देख रहे हैं इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, जो स्वयं से भी कटेगा, एक से स्वयं क्या अभी बताएं भाज्य संख्या के बारे में, ये स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और अन्य से भी कट रहा है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए अन्य से नहीं कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें दो गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जिसका 3 गुणनखंड हो जाए तो हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो उसी अनुसार ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक वृत्ताकार, आप समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वृत्ताकार क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, जो सोनिया है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोनिया है 18 मिनट लगते हैं उसे एक चक्कर लगाने में। एक मान लीजिए यहाँ से एक चक्कर लगाने में उसे कितना लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो सोनिया को ज़्यादा समय लग रहे हैं। तो हम देखेंगे 2 बार लगाएगा तो 18 दूना 36 मिनट लग जाएगा 2 चक्कर में, और इसे रवि को 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, इसे 3 चक्कर में यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 18 दूना 36 और ये 12 तिहाई 36, हम देख रहे हैं कि 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको हम समझाने के लिए करें। आपको लगाना कैसे है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे हल, आएगा कैसे ये देखिए। यहाँ पे लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना, यहाँ पे देख रहे हैं कितना समय लगा है, 18 मिनट। क्या लगा है, 18 मिनट। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जबकि रवि को या रवि द्वारा लगा समय रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट है। यहाँ पे देखिए ये 12 मिनट है, 12 मिनट है। दोनों के एक स्थान पर एक स्थान पर मिलने का समय, एक स्थान पर मिलने का समय क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं 12 व 18 का लासा। इन दोनों का आप लासा निकाल लीजिए। अगर इन दोनों का आप लासा निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 12 और 18 का लासा लेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 9 अपनी जगह, अब 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 तिरक्का 9, अब 3 से कटेगा 1 और 3 एकन्नम 3। तो क्या आ गया आपका, हम देख रहे हैं कि इसका लासा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आ रहा है 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई
36। तो यही हमारा आंसर हो जाता 36 मिनट। ठीक, ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आया होगा। बस आज इतना ही। और 7 तक के जो क्वेश्चन था हमने कर लिया है, और ये एक्सरसाइज आपका शायद फर्स्ट वाला ख़त्म है। अब हम सेकंड वाला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही। आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगी कि कैसे आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करा करें। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और दूसरे अपने दोस्तों भाइयों के पास ये वीडियो शेयर करें जिससे भी वो भी देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।